तो आज हम स्कंदगुप्त की बात करेंगे। स्कंदगुप्त जो नाटक है, वो जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। प्रकाशन वर्ष इसका क्या है, ये आप अच्छे से जानते हैं, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो स्कंदगुप्त का जो सीन रहेगा, जो कहानी रहेगी, वो कुल मिलाकर के जयशंकर प्रसाद देखिए, जयशंकर प्रसाद जब भी लिखेंगे, ध्यान से इस बात को महसूस करिएगा। जयशंकर प्रसाद जब भी लिखेंगे तो वो पूर्णतः इतिहास सम्मत होकर के लिखेंगे। अब एक चीज ये मान के चलिए, जब आप ऐतिहासिक ग्रंथों को देखते हैं, ऐतिहासिक चीजों को पढ़ते हैं, ऐतिहासिक चीजों में रमते हैं, तो वहां आपके पास दो विकल्प हो जाते हैं। पहला विकल्प ये हो जाता है कि आपके पास संपूर्ण जानकारी है। दूसरा ये हो जाता है कहीं ना कहीं गैप है। और स्वाभाविक सी बात है, आज से 1000 साल पहले की बात आप करते हो, 500 साल पहले की बात करते हो, तो वहां एक गैप बनने की संभावना रहती है। यानी कि जो आपको प्रतियां मिलती भी हैं, अगर आपको मूल किताबें भी मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं खंडित प्रति रहती है, कहीं ना कहीं, समझ रहे हो, गैप रहता है बीच में। तो उस गैप को फिल करना सबसे बड़ी बात होती है। अब दो तीन प्रकार के इतिहासकार होते हैं। जब आप ऐतिहासिक नाटकों के संदर्भ में बात करेंगे, तो इस बात को महसूस करिए कि नंबर एक बात तो ये होती है कि आपने किसी भी घटना को पढ़ लिया, किसी भी किताब को पढ़ लिया, और उसके आधार पर आपने चित्रण दे दिया कि हाँ, हमारी बात इतनी बन गई है। और एक ये है कि उनको खुद यकीन नहीं होता कि हम जो बात इस किताब में पढ़ रहे हैं, वो तर्क संगत और ऐतिहासिक सम्मत है या नहीं। वो खुद उसकी पड़ताल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, मुझे अगर कुछ लिखना, पृथ्वीराज के ऊपर लिखना है, पृथ्वीराज रासो जैसे किताब आई, ऐतिहासिक ग्रंथ है वो भी। अगर मुझे पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ लिखना है, तो मैं अगर लिखूं, तो एक कैटेगरी तो ये होगी कि जो जो राजस्थान में इधर उधर की किताबें पढ़ी हैं, उधर से मैंने जानकारी जुटाई, कॉपी पेस्ट करके अपनी एक जानकारी इकट्ठा करके उसको छाप दिया, और मैं संतुष्ट भी हो जाता हूं उससे कि हाँ, मैंने एक अच्छा काम किया है। एक वो नजरिया भी होता है। और एक दूसरा नजरिया भी होता है कि मैं वहां जाऊं, अजमेर में जाऊं, अजमेर में जाकर के पृथ्वीराज चौहान के जो किस्से थे, या पृथ्वीराज चौहान जैसे चंद्र बरदाई के साथ उन्होंने काम किया, तो चंद्र बरदाई ने क्या कुछ लिखा है, कहाँ वो प्रति थी, उनको पढ़ूं, उसका लिखा हुआ देखूं, उसके जो चिन्ह आज बचे हुए उनको महसूस करूं, देखूं वो सच में है क्या, और तब जाके एनालिसिस करके मैं उस चीज को लिखूं। एक वो चीज, एक वो दृष्टि होती है। तो मोस्टली जो इतिहासकार हैं अपने आज के दिन हिंदी में भी जो लिखते हैं, वो पहले वाली में है। जबकि जयशंकर प्रसाद जो आ जाते हैं, वो दूसरे वाली कैटेगरी के आदमी हैं। जयशंकर प्रसाद को, मतलब जब तक संतुष्टि नहीं मिलती, जब तक वो पूर्णतः उस पर नहीं पहुंच जाते हैं। एक राइटर अपने एक दार्शनिक छवि जब इसमें उतारता है, या अपनी एक ऐतिहासिक दृष्टि वहां पर देखता है, तब उसको समझ में आता है कि हाँ, मेरा एक नजरिया है, जो एक दृष्टिकोण है, वो किस तरीके का है। जब आप स्कंदगुप्त पढ़ेंगे, या चंद्रगुप्त भी पढ़ेंगे, ध्रुव स्वामिनी भी पढ़ेंगे, कोई भी नाटक आप जयशंकर प्रसाद का पढ़ेंगे, प्रसाद की कुछ भी, इवन कामायनी भी आप पढ़ेंगे, तो जयशंकर प्रसाद एक छोटी सी भूमिका लिखेंगे। और उस छोटी सी भूमिका में, याद रखिए, इनकी छोटी सी भूमिका और एक शुक्ल जी की भूमिका, इन दोनों की भूमिका बेशक ये मान के चलिए कि संक्षिप्त है, लेकिन बहुत क्लिष्ट हो जाती हैं और बहुत जटिल भी हो जाती हैं। इनको समझना, इनको एक किस्म से बांधना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये इस भूमिका में साफ साफ संकेत दे देंगे कि मैं चाहता क्या हूं, और मैंने लिखा क्या है, और मैं दिखाना क्या चाह रहा हूं। अच्छा, एक चीज और, एक दृष्टिकोण की मैं बात यहां पर करूंगा। यहां पैंतरा जब बदलेगा, देखिए, आदमी को किस तरीके से ट्रीट करना है। अब जैसे स्कंदगुप्त ही आप देखेंगे, तो इसमें कैरेक्टरों को किस हिसाब से सेट करना है, ये किसके हाथ में है? ये
इतिहास के हाथ में है कि फिलहाल जयशंकर प्रसाद के हाथ में है? तो ये जयशंकर प्रसाद के हाथ में है कि किसके साथ वो कैसा बर्ताव करेंगे। वो एक झलक आपको दिखाऊंगा मैं आगे जाके। तो इसकी भूमिका में आप देखेंगे, अपनी भूमिका निकाल लीजिए इसकी। उस भूमिका में साफ साफ लिखा है, पहला शब्द लिखा स्कंदगुप्त विक्रमादित्य सबसे ऊपर। तो स्कंदगुप्त विक्रमादित्य जो है, विक्रमादित्य उपाधि होती थी। ये जब गुप्त वंश की बात मैं कर रहा था, कल भी मैंने बताया था आपको। तो विक्रमादित्य कुछ और चीज नहीं है कि आप सोचोगे कि इसका एक टैग है। ये स्कंदगुप्त को मिली हुई एक उपाधि है जो राजाओं को मिलती थी, ठीक है। तो पहले पहले वो लिखते हैं जयशंकर प्रसाद कि इस नाट्य रचना का आधार दो मंतव्यों पर स्थिर किया गया है जिनके संबंध में हमें कुछ कहना है। दो बातें हैं और दो बातों के बारे में कुछ कहना है। अब इनका थोड़ा सा कुछ पूरी की पूरे इतिहास को खंगाल के रख देगा। देख लीजिए। अब पहली बात यह है कि एक सीन जैसे कल भी हमने क्रिएट किया था, ये समस्त कहानी, ये एक इसका जो कथानक, जैसे कि कोई नाटक आप बांधते हैं, जैसे कोई फिल्म बनाते हैं तो उसका एक कथानक तो देते हैं ना, स्टोरी। स्टोरी तो उसकी एक होती है। वो स्टोरी कैसे डिसाइड होती है? अब इस स्टोरी की बात करें, कथानक की बात करें, सबसे पहले मूल तौर पर अगर मैं बताऊं तो एक यहां से दृष्टि बनाना शुरू करिए आप। यहां कहानी बनेगी जैसे उज्जैन से शुरुआत होती है। उज्जैनी नाम होगा इसमें। आजकल मॉडर्न में उसको उज्जैन बोलते हैं, है ना, उज्जैन। तो उज्जैनी में गुप्त वंश था। स्कंदगुप्त उसका राजा बना था, ये पता है आपको। वो शासनकाल भी आपको याद होगा, उसको बताएंगे भी, समझाएंगे भी। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, ये जो थे, उसके नीचे संतान जैसे हुई थी ना, पुरगुप्त, स्कंदगुप्त, ये जो दौर चला था वो उज्जैन का वंश था, ठीक है। तो जगह कहाँ थी? उज्जैन में। अब उज्जैन का राजस्व या उज्जैन का जो ओरा समझ सकते हैं कि किस तरीके से, जैसे फिलहाल आप देखिए मोदी जी का जो एक क्रेज है विदेशों में कहां तक फैला हुआ है, तो वैसे ही उस समय उज्जैन का जो मतलब वर्चस्व था, वो उधर ऊपर में आप जाएंगे, नॉर्थ में चले जाएंगे तो ऊपर पंजाब तक, गांधार तक फैला हुआ था। इधर आप देखेंगे गुजरात साइड में सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। उधर आप मगध की तरफ चले जाइए, कौशल, मगध, वहां तक उसका फैला हुआ है। और बीच में ये उज्जैन आ गया। उज्जैन का लोकेशन तो आपको पता ना, एमपी में है फिलहाल, एक जगह है, जानते होंगे, तो वहां है। तो अलग अलग वहां पर ये फैला हुआ है। और वहां जैसे मगध में बात हो रही है, मैंने मगध जैसे नाम लिया, तो उज्जैन केंद्र में रहेगा, ठीक है। केंद्र में रहेगा उज्जैन, याद रखिएगा इसको। उज्जैन के साथ कहानी कैसे जुड़ेगी? अब इसके जो कैरेक्टर हैं वो अलग अलग, जैसे एक श्रीलंका के साथ भी इसके कैरेक्टर जोड़ देंगे हम, ठीक है। श्रीलंका से दो मेहमान आते ही हैं। अच्छा, प्रसाद के नाटकों की एक खास बात पता क्या है? विदेशी मेहमान जरूर इनवाइट करते हो। कोई आपसे पूछ ले कि प्रसाद के नाटकों में विदेशी मेहमान क्यों आते हैं, एक नंबर का सवाल अगर आपसे कोई कर ले, तो आपका दृष्टिकोण क्या कहता है? लिख करके बताइए कि प्रसाद के नाटकों में विदेशी मेहमानों का आवागमन क्यों रहता है, या प्रसाद की रचनाओं में जो आ जाते हैं ना, जैसे चंद्रगुप्त में भी आते हैं, स्कंदगुप्त में भी आते हैं, तो क्यों आते हैं, क्या वजह है? लिखिए, कोई बताइए। मौन बने रहेंगे क्या? ये मौन बड़ा खतरनाक है। बताइए, कोई तो लिखिए। कम से कम इतना लिख दीजिए कि नहीं पता, ताकि मुझे ये तो स्पष्ट हो जाए कि मेरी आवाज तो आप तक जा रही है। अच्छा। ऐतिहासिक नाटक है इसलिए क्योंकि उनका भारतीय संस्कृति पुराना रिश्ता होता है, नहीं पता इतिहास से? नहीं, आप सब गलत हैं फिलहाल। एक्चुअली ये उन नाटकों में परिचय देंगे, समझने वाली बात है और बहुत गंभीर बात है। तमन्ना शेख तो पॉइंट बना लेगी, आप भी पॉइंट बना लिएगा।
गंभीर बात ये है कि ये दौर था जब ये नाटक लिखे गए, दोनों स्कंदगुप्त भी चंद्रगुप्त भी, ये वो दौर था जब छायावाद के ऊपर आरोप लगने शुरू हो गए थे। पता है ना कि वो राष्ट्रवाद के लिए देश हित में काम नहीं कर रहे हैं या देश हित में रचनाएं नहीं लिख रहे हैं। जबकि इसका जवाब जा करके दिया था नामवर सिंह ने। किताब लिखी थी उन्होंने, स्पेशल छायावाद लिख दी थी ना। उसमें जाके उन्होंने सारे जो आलोचनाएं हुई, शुक्ल जी ने खास तौर पर सवाल उठाए, तो उनके सवालों के जवाब नामवर सिंह ने देने की कोशिश की और बहुत हद तक सफल कोशिश की। उन्होंने कहा कि सारे में है, ऐसी बात नहीं है, बस देखने का नजरिया होना चाहिए। अब जितने भी नाटक है सब में देखिए, अगर उधर कार्नेलिया आती है तो वो भारतीय संस्कृति की महानता को बताती है, ये भारत कितना महान है, भारत देश की महत्वता को देखिए। इधर ये कुमार सेन या कुमार धातु धातु सेन जो भी रहेगा, ये आता है, प्रख्यात कीर्ति आता है, जो भी ये आएंगे ना वहां से श्रीलंका से, ये भी क्या करेंगे, भारत का गुणगान करेंगे, भारत की संस्कृति का गुणगान करेंगे, भारत की जो अखंडता है, भारत से सीखने की जो चीजें हैं, उनको उनके माध्यम से कहलवाया है कि भारत कितना महान देश है। लेकिन भारत के लोग खुद अंतर्द्वंदों में फंसे हुए हैं, अंतर विरोधों में फंसे हुए हैं। दूसरे लोग आकर के तारीफ करना चाहते हैं, भारत आना चाहते हैं, जबकि भारत के लोग आपस में कट कट के मर रहे हैं। ये वजह है, बहुत बड़ी वजह है। इसको गौर करके सोचिएगा, समझिएगा, इतिहास के साथ जोड़ करके। 28, 30, 32 की बात हो रही है, पर जब हम गुलाम थे, समझ गए। तो अब यहां पर कुमार सेन कह लूं या धातु सेन कह लूं या कुमार गुप्त कह लूं उसको, वो आएगा और वो भी भारत का गुणगान करेगा। अच्छा, उसके आने के दो कारण यहाँ पर बताए गए हैं कि वो एक तो भारत की संस्कृति को देखने के लिए आया है कि भारत कितना महान है, लंका से देखने के लिए आया है। दूसरा, उसका एक दोस्त था प्रख्यात कीर्ति, जो बोधि श्रमण हो गया था, यानी कि महाबोध बोधि हो गया था, ये बौद्ध धर्म जो है ना, उसका परम ज्ञाता हो गया था, और वहां उससे मिलने के लिए वो आया था। ठीक है, दो कारण उसके भी थे। तो जो ये मंतव्य लिखा इसने शुरू में ही बताया कि इसका घटनाक्रम देखें या इसकी कौन कौन सी चीजें हैं, तो दो मंतव्यों पर आधारित है। पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि जो उज्जैन था ना, उज्जैन था, उस उज्जैनी का दुख भंजक जो है, एक होता दुख भंजक और एक होता पर दुख भंजक। तो उज्जैनी का पर दुख भंजक विक्रमादित्य जो था, वो स्कंदगुप्त था, कोई और नहीं था। पहली बात तो यही अंडरलाइन करने वाली है, नोट करने वाली है कि उज्जैनी का पर दुख भंजन, बोलते हैं ना दूसरों से रक्षा करने वाला, दुख भंजक, दुखों को दूर करने वाला, एक किस्म से दूसरों के द्वारा दिए गए जो दुख हैं उनको दूर करने वाला कौन था? स्कंदगुप्त था। अच्छा, उज्जैनी के बारे में मैं बता रहा था, केंद्र में है, तो उधर क्या हुआ, उज्जैनी की सिचुएशन समझिए। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब नाटक में आगे हम बढ़ेंगे ना, तो ये चीजें समझने में सहूलियत होगी कि कहाँ क्या सीन चल रहा है। चीजें बिखरेगी नहीं, आपके समझ में आती रहेंगी कैसे कैसे चीजें चल रही हैं। तो उधर देखिए क्या सिचुएशन चल रही है उज्जैनी में। उज्जैनी में ये मामला चला हुआ है, अंतर विरोधों में तो फंसा हुआ है, आंतरिक झगड़ों में फंसा हुआ उज्जैनी, आंतरिक कलह उसमें हो रहे हैं। बाहर से उधर देखो तो शक आ रहे हैं, वो आक्रमण कर रहे हैं, उधर से हुण आक्रमण कर रहे हैं, इधर से तीसरे मतलब आक्रमण ही आक्रमण हो रहे, चौतरफा घिरा हुआ बाहर से, तो अंदर कलहों से घिरा हुआ है, और बीच में एक सितारा है। बोल रहे ना, एक कविता भी थी ना अभी, कौन सी कविता थी वो, हरिवंश राय बच्चन की, माना कि एक तारा था, अंबर के कितने तारे टूटे, ऐसी कोई कविता थी ना, याद करिए। जो बीत गई सो बात गई, ऐसी कुछ करके कविता है। तो एक सितारा बीच में चमकता है, ध्रुव तारे की तरह अटल जो रहता है, वो स्कंदगुप्त बीच में रहता है। उस स्कंदगुप्त को केंद्र में रख करके घटना, ये कथानक चला है कि वो कैसे उस उज्जैनी को पार लगाता है। समझ गए सीन क्या हुआ? उज्जैनी घिरा हुआ है चौतरफा, बीच में आंतरिक झगड़े भी हो रहे हैं। उस उज्जैनी को, उसकी नैया पार लगाने वाला एक आदमी था, वो कौन था? स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। पहली बात क्लियर? किसी को समझ में ना आई हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए, और अगर आ गई हो तो भी बता दीजिए, ताकि आगे बढ़ने में सुविधा हो।
अगली बात और बता दूं, ठीक है, कोशिश करिएगा साथ में कनेक्ट रहने की। प्रयास ये रहेगा कि सिंगल टाइम में ये नाटक हो जाए, ठीक है। तो सिंगल टाइम में नाटक करने का प्रयास करेंगे ताकि दिक्कतें ना हो। दूसरा क्या मंतव्य है, दूसरा मंतव्य जो स्थिर किया गया वो ये किया गया कि मातृगुप्त ही दूसरा कालिदास था। अब जब इस नाटक को आप पढ़ेंगे, इस नाटक से पहले तक आपके दिमाग में ये रहेगा कि कालिदास एक ही आदमी था। अभी तक सबके दिमाग में यही है, कालिदास एक ही आदमी था, है ना, यही है ना। नाटक की भूमिका पढ़नी शुरू की, तो नाटक की भूमिका पढ़नी शुरू की तो कालिदास दो हो गए। जयशंकर प्रसाद ने कह दिया कि कालिदास जो है वो मातृगुप्त जो है दूसरा कालिदास था। जैसे जयदेव दो बन गए थे, ऐसे ही दो। ये वाला जो दूसरा कालिदास कहा गया ना मातृगुप्त, ये वाला माना गया जो काव्य लिखता था। क्या लिखता था? जो काव्य लिखता था, जो बंगाल का था। ऐसा माना जाता है कि बंगाल वालों ने अपना हक इसके ऊपर समझा है, जिसने रघुवंश टाइप के काव्य लिखे हैं, वो वाला कालिदास की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। जैसे भूमिका खत्म कर लेंगे और रहस्य खुल जाएगा। तब आपको लगेगा तीन थे, जयशंकर प्रसाद बता देंगे कि कालिदास तीन कालिदास थे। तो जयशंकर प्रसाद समझ में आ गए ना किस क्वालिटी के इतिहासकार हैं। तीन कालिदास खोज निकाले भाई साहब ने। तीसरा कालिदास कौन सा बना? अच्छा, कई बार ये होता है ना, आप समझे इस बात को, अगर देखें जैसे एक आदमी, अभी लेटेस्ट एग्जांपल से अगर मैं बताऊं, लेटेस्ट एग्जांपल देखिए, इतने बेहतरीन गाने लिखने वाला मनोज मुंतशिर शुक्ला इतने बेहतरीन गाने लिखे, क्या वो राइटर आदि पुरुष के ऐसे डायलॉग लिख देगा? लोग हजम नहीं कर पाते कि क्या उस टाइप के डायलॉग वही मनोज मुंतशिर लिखता है। तो लोगों को जैसे हजम नहीं होता है, वैसे ही लोगों को ये हजम नहीं हुआ कि जो कालिदास जिसने अभिज्ञान संकुतलम टाइप के नाटक लिखे हैं, जिसने बड़े नाटक लिखे हैं, वो छोटे छोटे टुच्चे मुच्चे नाटक नाटक कैसे लिख सकता है? जैसे दो तीन नाटक है ना, जैसे आप देखेंगे एक नाटक उसमें था ना, जो याद करिए, एक विक्रम सखा, दीप शिखा, इस टाइप की कुछ कविताएं थी जो ज्यादा फेमस नहीं हुए ना, उस टाइप के नाटक, जो छोटे छोटे नाटक हैं। जैसे एक दो नाम और मुझे अगर याद आए तो इसमें लिखे भी होंगे, आगे आगे जाके आप देखेंगे ना, पढ़ेंगे तो उसमें लिखे हुए भी मिलेंगे आपको, ठीक है। एक जिसकी बात यहां पर हो रही है ना, वो कवि वाला कालिदास है, जो लिखता है महानाटक, बड़े नाटक, वो कालिदास अलग है। जो छोटे नाटक लिख रहा है, टुच्चे मुच्चे नाटक नाटक लिख रहा है, वो दूसरा अलग कालिदास है। और एक ये कालिदास है जो काव्य लिख रहा है, रघुवंश टाइप के काव्य लिख रहा है। तो इसको दूसरा यहाँ पर माना गया है, जो रघुवंश टाइप के काव्य लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जिक्र किया गया। अच्छा, इसका नाता कैसे था, इसको सुन लीजिए। ये वाला जो था, हुआ क्या था ना, संधियां बड़ी होती थी, इनाम बहुत मिलते थे। तो उस दौर में अगर आप जाएंगे तो थोड़ा सा याद करिए सीन को। स्कंदगुप्त के खास, मतलब इस नाटक में जो रहेगी वो देवसेना रहेगी। मतलब स्कंदगुप्त का जिसके प्रति एक रहता है थोड़ा बहुत, देवसेना की जान बचाने की कोशिश कालिदास ने की थी, मातृगुप्त ने की थी। और मातृगुप्त ने क्या किया था, उसकी जान बचाई। और मातृगुप्त को खुशी खुशी स्कंदगुप्त ने कश्मीर का राजा बना दिया था कि जा कश्मीर तेरे हवाले। उज्जैनी से कश्मीर चला गया था। सेम सीन आपको दिखेगा आषाढ़ का एक दिन में। अब ये लेखक की प्रकृति के आधार पर होता है कि वो आपको किस तरीके से हैंडल करता है, ठीक है। अब वहां आषाढ़ के एक दिन में क्या है, उज्जैनी, अच्छा उज्जैनी से वो चला गया है कहा, कश्मीर में चला गया है। आषाढ़ का एक दिन याद करेंगे, उसको पढ़ेंगे हम आगे देखेंगे। तो वहां जब आक्रमण होता है, कश्मीर में आक्रमण जब होता है, तो वहां उसको छोड़ के भाग जाता है वो।
याद करिए कि वो कश्मीर छोड़ के भाग गया, ठीक है। तो वो मातृगुप्त, कालिदास मातृगुप्त, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। अब आषाढ़ का एक दिन का जैसे जिक्र किया, तो चीजें वही हैं, चीजें डिट्टो सेम वही रहने वाली हैं, लेकिन वहां जैसे जो प्रकृति मोहन राकेश ने दिखाने की कोशिश की। अब मोहन राकेश एक इतिहासकार इतने नहीं है कि वो एक बहुत बड़ा जयशंकर प्रसाद के टक्कर के इतिहासकार हो। अब मैं ये मेरे नजरिए से कह रहा हूँ, कभी आप ये सोचो कि भाई मैं मोहन राकेश का वो कर रहा हूँ। देखिए, मोहन राकेश का अपना एक अलग लेवल है, जयशंकर प्रसाद का अपना एक अलग लेवल है। अब देखिए, उसी चीज को जयशंकर प्रसाद क्या क्या दिखाएंगे और मोहन राकेश क्या दिखाएंगे, अपना अपना नजरिया है। जैसे अपने अपने राम सीरीज भी शुरू करके कुमार विश्वास ने अपने अपने राम, उसमें क्या है आप देखिए, रामायण आप पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण आप पढ़ते हैं, राम की शक्ति पूजा आप पढ़ते हैं, या फिर तमाम और रामायणें हैं, अलग अलग राम की बहुत सारी किताबें हैं। क्या सब में राम का एक जैसा व्यवहार है? क्या सब में राम की एक जैसी प्रकृति है? सोच करके बताइए, कमेंट करके बताइए, क्या सब में राम को एक ही जैसा नायक दिखाया गया है? कुछ अंतर है या नहीं है? सब में अंतर है, सब में अपनी अपनी प्रकृति, ठीक है। वो किसके ऊपर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है लेखक। लेखक आजाद होता है ना, वो उसको कैसे दिखाना है उस कैरेक्टर को, उसके लिए वो आजाद है। अब राम की शक्ति पूजा में जिस तरीके से राम को दिखाया निराला जी ने, वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा शायद वाल्मीकि जी ने नहीं दिखाया। तुलसीदास की जो मानस है उसमें ऐसा वर्णन आपको नहीं मिलेगा, या फिर केशवदास वाली रामचंद्रिका में चले जाइए, उसमें इस तरीके का नहीं मिलेगा। तो सब में प्रकृति अलग अलग होती है। जैसे राम की प्रकृति अलग अलग लोगों ने अलग अलग दिखा दी, ऐसे ही यहाँ पर एक करेक्टर मिलेगा आपको। करेक्टर आषाढ़ का एक दिन के मुख्य करेक्टर के तौर पर जो निकल के आती थी, मल्लिका, है ना, वो मल्लिका यहाँ मालिनी हो गई है। मल्लिका क्या हो गई यहाँ पर? मालिनी। कालिदास यहाँ पर क्या हो गया है? मातृगुप्त हो गया है। ये दोनों वही करेक्टर हैं जो आषाढ़ का एक दिन में है। अब आप कहेंगे कि आषाढ़ का एक दिन में मल्लिका को मतलब हावी दिखाया गया था, मतलब मल्लिका का एक ऐसा रूप था, बेशक वो एक वेश्या थी, लेकिन वेश्या होने के साथ साथ वो कालिदास पर बहुत हावी पड़ती है। अब पूरा नाटक आप समझेंगे, गौर करेंगे, तो पूरी की पूरी उसके ऊपर वो हावी है, कालिदास के ऊपर। लेकिन कालिदास उसमें जितना दब्बू किस्म का रहता है आषाढ़ का एक दिन में, यहां जयशंकर प्रसाद उसको उतना ही ऊपर उठाते हैं। यहाँ मालिनी जो है, मल्लिका जो मालिनी है, वो मालिनी को उतना ही गलत बताया गया है। एक्चुअली ये लेखक की प्रकृति है। जयशंकर प्रसाद क्या है ना, देखो सबकी अपनी अपनी बातें होती है। कबीरदास का क्या सिस्टम था? कबीरदास नारी की निंदा करते थे, क्या ये बात सही है? कबीरदास नारी की निंदा करते थे, क्या ये बात सही है? ये बात गलत है। कबीरदास नारी को माया का रूप जरूर मानते थे, निंदा जरूर करते थे, लेकिन पतिव्रता नारी की वो सम्मान करते थे, ठीक है। याद है ना ये बात? पतिव्रता नारी उनके लिए आदरणीय है, पूजनीय है, सम्माननीय है। सेम सीन यहां पर जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर प्रसाद को देखिए, अगर पुरुष कोई गलत हरकत कर दे, जैसे यहाँ इसमें करेक्टर आएगा सर्वनाग आएगा, और सर्वनाग के अलावा एक और करेक्टर है, क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? दारू पी के जाता है, क्या नाम है बताइए? क्या नाम है जो बदमाशी करते हैं? कौन कौन से करेक्टर में, आगे जब करेक्टर बताऊंगा तो याद रखिएगा। भट्टार्क है, जैसे सर्वनाग है, भट्टार्क है। तो ये वाले जो करेक्टर है, सर्वनाग ही मान लीजिए, ये जब अपनी भट्टार्क जैसे नीचता करता है, भट्टार्क बार बार धोखा देगा स्कंदगुप्त को, लेकिन फिर भी वो एक आदमी की आदत है। एक पुरुष की प्रकृति और एक महिला की प्रकृति, एक नारी की प्रकृति में अंतर होता है, और जयशंकर प्रसाद इससे भली भांति वाकिफ होते हैं। जयशंकर प्रसाद नारी अगर बदचलन व्यवहार कर दे, जैसे एक से ज्यादा कई पुरुषों पर वो आसक्त हो, जैसे फुलिया टाइप के करेक्टर जो होते हैं, यहाँ विजया वही करेक्टर निकलेगी, आपको बताऊंगा मैं। विजया सेम टू सेम वही फुलिया टाइप की करेक्टर निकलेगी।
तो विजया के साथ साथ, विजया का देखिए, नारी अगर कुछ भी गलत कर रही है ना, तो नारी के लिए प्रसाद के दिल में कोई जगह नहीं है। उसको तत्काल प्रभाव से समाधान उसका दे दीजिए। उसके पास देखिए नीचे लिख दिया आत्महत्या। अनुज कुमार, बिल्कुल ठीक है। उसमें आत्महत्या करवा देंगे या हत्या करवा देंगे या उसका कुछ और सॉल्यूशन कर देंगे, मतलब उसको हजम नहीं कर पाते प्रसाद। ये प्रकृति होती है अपनी अपनी। विजया के साथ यही हुआ। जब विजया आई लास्ट में, तो आपको याद होगा, अब नाटक हम पढ़ चुके हैं एक बार, तो मुझे याद अब आ रहा है चीजें। विजया जब आत्महत्या करती है तो स्कंदगुप्त क्या कहता है? स्कंदगुप्त कहता कि शव की व्यवस्था कर दो। तो भट्टार क्या कहता है? भट्टार की कहता है कि अगर इसको चिता में जलाएंगे ना, अगर इसको चिता में जलाएं, अग्नि देंगे ना, तो जैसे आपका एक डायलॉग होता है ना, अग्नि बुरा मान जाएगी, तो वही बात है। इसको जमीन में गाड़ेंगे हम। क्या करेंगे? गाड़ेंगे। अब गाड़ना शब्द जो लिख रखा है वो इससे बदतर और क्या होगा बताइए। मरे हुए के साथ जो संस्कार होते हैं, अंतिम संस्कार हमारा करते हैं, ससम्मान वो करते हैं, चलिए भाई इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। अब जिस जिस तरीके से उसने किया, जो शब्द प्रयोग किया कि इसको जमीन में गाड़ना है, ऐसा ही शब्द वो प्रयोग करेगा वहां पर। तो वो शब्द से आप देख लीजिए कि किस तरीके का दिल है प्रसाद का ऐसी औरतों के लिए। ठीक है, तो यहां पर दो बातें हैं, इसको इन गौर कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो मैं मालिनी की बात कर रहा था। मालिनी में क्या था? जो जो वहां मालिनी जो है, यानी कि मल्लिका, हावी रहती है किसके ऊपर? किसके ऊपर हावी रहती है? कालिदास के ऊपर हावी रहती है। यहां कालिदास उसके ऊपर हावी रहता है। यहां उससे आगे पैरों में पड़ के माफी मांगेगी वो, मुझसे गलती हो गई। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि वो मोहन राकेश हैं और जो अलग दिखा रहे हैं, और ये जयशंकर प्रसाद है जो अलग दिखा रहे हैं। तो भूल गलती से भी दोनों को जोड़ने की ऐसे कोशिश मत करना कि उसमें मल्लिका ऐसी थी, मल्लिका कालिदास के साथ ये कर गई, तो यहाँ इसको ऐसा क्यों नहीं किया क्योंकि ऐतिहासिक नाटक है, दोनों की चीजें सेम रहेंगी। ऐसा नहीं है। लेखक की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि आप किसके साथ कैसा व्यवहार करवाते हो। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं होगे ना? ऐसा तो नहीं है मल्लिका उसके ऊपर, कालिदास के ऊपर हावी, तो इधर भी मालिनी को हावी होना चाहिए था। नहीं, तो जरूरी नहीं है। ठीक है, अब अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं देखने के। उम्मीद करता हूं बात को समझ गए होंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। अब यहां एक बात है, इसके जो पात्र हैं उस पात्रों की बात करेंगे। पात्रों की बात करने से पहले इस भूमिका को एक बार थोड़ा सा अगर देखें, पढ़ें, तो खुद ब खुद वो बता देंगे कौन पात्र ऐतिहासिक है, कौन पात्र काल्पनिक है। अच्छा, कल्पना वाली बात जहां तक आई, तो कल्पना वाली बात में आप ये समझिएगा कि उन्होंने खुद कहा है, भूमिका में कहा है, जब पढ़ेंगे अभी पता लग जाएगा आपको, कि घटनाएं ऐतिहासिक हैं, मान लिया, लेकिन घटनाओं में जो गैप रहा है ना, उसको फिल करने के लिए मैंने कोशिश की मैक्सिमम चीजें मैं ऐतिहासिक ही रखूं, लेकिन जहां कहीं भी जरूरत पड़ी ना, हल्की फुल्की कल्पनाओं का मुझे सहारा लेना पड़ा है। लेकिन हल्की फुल्की, ज्यादा नहीं है। उसमें साफ साफ लिखा है, अगर आप देखेंगे एक एक चीज को, उसमें एक लाइन लिखी है, अंडरलाइन कर लीजिए, सबसे आखिरी लाइन होगी वो, कि पात्रों की ऐतिहासिकता के विरुद्ध चरित्र की सृष्टि जहां तक संभव हो सका नहीं होने दी गई है। फिर भी कल्पना का अवलंबन लेना ही पड़ा है, केवल घटना की परंपरा को ठीक करने के लिए, कि घटना की कड़ी जो है वो बिखरे ना, घटना बंधी की बंधी रहे। थोड़ी बहुत ही कल्पना का सहारा तो चलता ना। जैसे मैं अगर कोई बात बता रहा हूं और आप इसी बात को किसी और को बताओगे, तो इसमें प्लस माइनस कुछ हल्का फुल्का बोलते ना, सीधी सीधी भाषा में नमक मिर्च लगा के बताना। तो इतनी कल्पना चलती है, इतनी चलती, और ऐसा ना हो कि पूर्णतः सारी की सारी कल्पना में आप लेके जाए। ठीक है, तो इसकी भूमिका को एक बार देखेंगे, तो उसमें साफ साफ लिखा कि स्कंदगुप्त का विक्रमादित्य होना तो प्रत्यक्ष प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है कि कैसे वो विक्रमादित्य थे। ये बात तो सही है। सिप्रा एक नदी का नाम है, सिप्रा नदी का नाम है, पता होगा आपको, बताया था कल भी। सिप्रा से तुम्बी में जल भरकर ले जाने वाले और चटाई पर सोने वाले उज्जैनी के विक्रमादित्य स्कंदगुप्त के ही साम्राज्य के खंडर पर
भोज के परमार पुरखों ने मालव का नवीन साम्राज्य बनाया था। यहाँ 2-3 बातें हैं और करने वाली, अगर आप चाहें तो, अन्यथा मैं आगे बढ़ सकता हूं। देखिए, मालव का जिक्र भी मुझे यहाँ पर करना है। मालव प्रदेश का जिक्र इसलिए यहाँ जरूरी है क्योंकि गुप्त राजवंश की मालव प्रदेश के साथ संधि हो गई थी। क्या हो गई थी? संधि। संधि हो गई थी कि अगर कोई दिक्कत आती है तो आपकी सुरक्षा हम करेंगे। ठीक है, जैसे राखी भेज देती ना इधर उधर, कि बहन किसी भाई को राखी भेज देती कि मुझे ना ऐसा दिक्कत आए तो बचा लेना। हाँ ठीक है, हो जाएगा। तो इनके साथ एक संधि थी इनकी। जैसे मालो वाले जो थे ना, वो इनके ऊपर पूरा का पूरा राष्ट्र भक्ति में, देशभक्ति में पूरा लीन थे। देश के लिए सब कुछ समर्पित करने वाले आदमी है मालो वाले। ठीक है, बताऊंगा कौन कौन है वो। तो उनके साथ संधि है। उनके साथ अगर उनके राज्य पर कोई भी संकट आएगा तो उसकी जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? गुप्त वंश की है। तो यहां सिप्रा नदी की बात हो रही है। और एक बात यहां पर आई, इस बात को अगर देखें समझें तो यहां नोट कर लीजिए, इसी के आधार पर कैरेक्टर डिजाइन होते हैं। नोट कर लीजिए कि सिप्रा से तुम्बी में जल भरकर ले जाने वाले और सब चटाई पर सोने वाले उज्जैनी के विक्रमादित्य। विक्रमादित्य है, विक्रमादित्य बहुत बड़ी पोस्ट है। वो एक सीधा साधा जीवन जी रहा है, चटाई पर सो रहा है, नदी से पानी भर करके, तुम्बी में जल भर करके लेके आके खुद अपना गुजारा कर रहा है। तो यहां से जो पहला वाला सेंटेंस बनेगा ना, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, इसको शुरू से ही इस बात की समझ है। शुरू से ही इस बात की समझ इस आदमी को देख लीजिए। बहुत सिंपल जीवन जीने वाला आदमी है। कहीं भी उसको ये अभिमान या एटीट्यूड इस चीज का नहीं कि वो विक्रमादित्य है। सरल जीवन जी रहा है, पूरा का पूरा सरल जीवन। तो यहां से उसका डिजाइन हो जाता है कैरेक्टर। तो खंडहर पर, स्कंदगुप्त के ही साम्राज्य के खंडहर पर भोज के परमार पुरखों ने मालव का नवीन साम्राज्य बनाया था। परंतु मातृगुप्त के कालिदास होने में अनुमान का विशेष संबंध है। अब मातृगुप्त कालिदास है, दूसरा कालिदास जिसको हम दिखाएंगे, उसमें कुछ अनुमानों का सहारा लिया गया है। ठीक है, हो सकता है कि आगे चलकर कोई प्रत्यक्ष प्रमाण मिल भी जाए, परंतु हमें उसके लिए कोई आग्रह नहीं है। ठीक है, इसलिए कालिदास शब्द हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है अनुमान के तौर पर हम बता रहे हैं वो दूसरा कालिदास ही था। इसलिए हम पूरे नाटक में कालिदास शब्द नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? मातृगुप्त लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मातृगुप्त। समझ में आ गया? खुद क्लियर करके चले हैं, मातृगुप्त का ही प्रयोग हमने किया है। मातृगुप्त का कश्मीर का शासन और तोड़माण का समय तो निश्चित सा है, समय मैच हो गए। वही समय सेम, अब देखिए, सिंघल के कुमार धातु सेन का निर्धारित होता है। स्टडी देखिए कितनी तगड़ी कर रखी है। स्टडी देखिए, तोड़माण का समय निकाल लिया, उधर से सिंघल का जो कुमार आया था उसका समय निकाल लिया, इधर उस कालिदास का समय मैच कर लिया, तीनों एक ही समय के निकले हैं। तो फिर डाउट होना स्वाभाविक है ना। तो सीधे सीधी बात है कि कालिदास होने में जो अनुमान का विशेष संबंध है वो इनके समय के साथ बता दिया कि हो सकता है प्रमाण आगे मिल भी जाए, लेकिन हम फिलहाल मातृगुप्ती शब्द प्रयोग करके चलेंगे। अच्छा, विक्रमादित्य के मरने पर उसका दिया कश्मीर राज्य, यानी कि विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त ने कश्मीर दिया था उसको। याद रखिए इस बात को, स्कंदगुप्त ने ही दिया था। इस बात का पता कैसे लगा? देखिए लिखा हुआ है, विक्रमादित्य के मरने पर उसका दिया कश्मीर राज्य वह छोड़ देता है। मोहन राकेश भी दिखाता कि कश्मीर पर जा आक्रमण होता है, इधर से स्कंदगुप्त नहीं है, मर गया है, वो कश्मीर छोड़ के भाग गया, भाग गया था वो छोड़ देता है। और वही सेम समय सिंघल के कुमार धातुसेन का निर्धारित होता है, सेम है वहां भी। इसलिए इस नाटक में एक पात्र हमने लिया है धातुसेन। ठीक है, धातुसेन भी एक पात्र है, और धातुसेन भारत की संस्कृति की तारीफ करेगा, जो मैंने पहले ही बताया। बंधु वर्मा, चक्रपालित, पर्णदत्त, सर्वनाग, पृथ्वीनाग, पृथ्वीसेन, खिंगल, प्रख्यात कीर्ति, भीम वर्मा, गोविंद गुप्त, ये सब ऐतिहासिक व्यक्ति हैं।
सारे के सारे पात्र ऐतिहासिक हैं, जितने पात्र हैं, और इनका संबंध मिलता है कौशाम्बी में, उस शिलालेख पर जो मिलता है वो बता दिए इन्होंने। ठीक है, अब ये पात्र हैं, 1 मिनट के लिए इनको भूल जाइए, पात्र कौन कौन है, बस याद रखिए फिलहाल ये ऐतिहासिक है। अभी मैं बताऊंगा, आपको समझाऊंगा पात्र। ठीक है, इसमें 2 पात्र आएंगे पुरुषों में, एक का नाम है प्रपंच बुद्धि और एक का नाम है मुद्गल, ये काल्पनिक पात्र रहेंगे। ठीक है, इसको भी आपको बता ही देता हूं मैं। अब इसमें स्त्री पात्रों की अगर बात करें तो उसमें एक चीज कहा है कि स्कंद की जो मां थी ना, स्कंद की, उसका नाम देवकी था। देवकी नाम ही क्यों लिखा, क्या वजह थी उसका नाम देवकी रखना पड़ा? तो उसमें लिखा है एक वाक्य जो शिलालेख में मिला था, हत्रीव पुरीव कृष्णो देवकीम भयोपेत, देवकीम भयुपेत, एज इट इज उसको उठा करके लिखा है, उस चीज से निकाल लिया कि संभव है स्कंद की माता का नाम देवकी से ही कभी कोई उपमा सूझी हो जो उसमें शिलालेख में लिखा था। ओके, क्लियर है? और ये तो स्पष्ट ही है कि अनंत देवी उसकी पत्नी थी पहले से ही। अनंत देवी का स्पष्ट उल्लेख पुरगुप्त की माता के रूप में मिलता है। पुरगुप्त की मां थी अनंत देवी, एक रानी वो थी। पुरगुप्त स्कंदगुप्त के बाद शासक हुआ है, याद रखिए, स्कंदगुप्त के बाद शासक हुआ है। देवसेना और जयमाला ये वास्तविक और काल्पनिक पात्र दोनों हो सकते हैं, ये अंडरलाइन कर लीजिए। ये विवादास्पद सवाल बनता है, आयोग पूछता है देवसेना कैसा पात्र है, जयमाला कैसा पात्र है, वास्तविक पात्र है कि काल्पनिक पात्र है। आपके पास फिर ये रहता है, कोई नोट्स आप पढ़ेंगे, पता नहीं ये तो वैसा है, ये है, वो है, तमाम चीजें आप पढ़ लेंगे, लेकिन वो चीजें नहीं है। आप यहाँ भूमिका में से उठा लीजिए, आप कंफ्यूज हैं, ना ए ना बी, यानी कि दोनों हो सकते हैं। वो काल्पनिक भी हो सकते हैं, वो वास्तविक भी हो सकते हैं। अगर इस टाइप का पोल बन जाए, क्वेश्चन आ जाए कि देवसेना और जयमाला किस तरीके के पात्र हैं, वास्तविक काल्पनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो वो दोनों हैं। ठीक है, विजया कमला रामा मालिनी, ये मालिनी आ गया, देख लीजिए, जैसी किसी दूसरी नामधारिणी स्त्री का भी उस काल में संभावना है, तब भी ये कल्पित है। ये सारे के सारे पात्र काल्पनिक हैं। विजया कमला रामा मालिनी ये सब काल्पनिक पात्र हैं। पात्रों की ऐतिहासिकता के विरुद्ध चरित्र की सृष्टि, ये मैंने लाइन बताई दी आपको, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। जहां तक संभव हो सका नहीं होने दी गई, फिर भी कल्पना का अवलंबन लेना पड़ा है, केवल घटना की परंपरा को ठीक कर दिया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, भूमिका में किसी को कोई अड़चन लगा हो कि हाँ इस भूमिका में ये चीज हमें समझ में नहीं आई, ये चीज क्या है, तो आप बता सकते हैं, बताइए। कोई परेशानी सर। नहीं है? सर नमस्ते सर। सर मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर बोलिए, आपकी आवाज आ रही सर। सर आपने कहा दोनों है, तो दोनों कैसे हो सकता है? या तो काल्पनिक होंगे या ऐतिहासिक होंगे, यहाँ को डाउट है। मैंने नहीं कहा है, जयशंकर प्रसाद ने कहा है, और जैसा उन्होंने कहा है वैसा मानना हमारा भी धर्म है और हमारा भी फर्ज है। आप भूमिका में पढ़िए, साफ साफ लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं या मेरा कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, मेरा कोई विचार नहीं, लिखा हुआ है साहब। जयमाला देवसेना वास्तविक और काल्पनिक पात्र दोनों हो सकते हैं। ये खुद जयशंकर प्रसाद अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया कि वो काल्पनिक थे कि वास्तविक थे। हम कौन किस खेत की मूली है भाई डिसाइड करने वाले? उसे खुद लिखा है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। वो दोनों है, कुछ भी हो सकते हैं, वास्तविक भी हो सकते हैं, काल्पनिक भी हो सकते हैं। इसमें जयशंकर प्रसाद ही द्वंद्व में है, उनको क्या माने, हम इसमें कोई प्लस माइनस नहीं कर रहे। ठीक है, जी सर। यही मुझे डाउट हुआ कि जैसे प्रसाद जी ने लेकिन अरे आप तो छोटे मोटे कविराज हैं, जयशंकर प्रसाद को ही डाउट है भैया, इतना इतिहास खंगोलने के बाद भी वो ये चीज डिसाइड नहीं कर पाए और उनको ये बात लिखनी पड़ गई भूमिका में ही,
भैया मैं कह नहीं पाऊंगा एक वास्तविक पात्र है कि काल्पनिक है, ये वास्तविक हो भी सकता है। और जो कल्पना में मैंने नाम लिखा, जैसे देव की नाम लिख दिया, देव की नाम मतलब अनुमान के आधार पर लिखा है, ऐसा नहीं कि वो देव की नाम कहीं उल्लेख है, बस उस शिलालेख में मिल गया और मुझे लगा कि उसकी माँ का नाम देवकी होगा। एक अनुमान के आधार पर मैंने उसकी बात की है। वैसे ही अनुमान के आधार पर ये नाम लिखे गए हैं, देवसेना और ये जयमाला, ये वास्तविक भी हो सकते हैं और काल्पनिक भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ इसमें। ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू। अनंत देवी स्कंदगुप्त की पत्नी है, सहज पके सो मीठा हुए, स्तुति जी। अभी आपको सारे पात्र जो है जबानी रट जाएंगे, बस बोलते ना कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, तो सहज पके सो मीठा हुए, थोड़ी देर वेट करना सीखिए, धैर्य रखना सीखिए। सवाल अगर मन में कौंध रहा है तो उसके बाद अगर आप पूछेंगे ना, जब मैं बताऊंगा पात्र, उसके बाद पूछेंगे तब अच्छा लगेगा। ठीक है, तो फिलहाल क्विज का टाइम हो चुका होगा, आप लोग क्विज देके आइए। मुझे भी मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ी देर के लिए मुझे जाना पड़ रहा है। ठीक है, मिलता हूँ थोड़ी देर में।